We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास में दूसरा पाठ देखेंगे। पहले पाठ में हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, जिसमें किस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई थी और किस तरह से राजतंत्र का नाश हुआ था। हमारा इतिहास का दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति होती है। इसका पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का युग। करा कि पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा होगा। यानी कि हमने पढ़ा भी था कि किस तरीके से स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार से फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत होती है, और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश होता है। तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में आपने पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किए, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। यानी कि उस समय फ्रांस के क्रांति से यूरोप में चाहे फ्रांस में बहुत सारे क्रांति की परिवर्तन हुए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। और फिर करा कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेज और श्रेणियों में बटा हुआ था। कितने में? 3 स्टेज में बटा हुआ था, यानी कि जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जो बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग थे। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। यानी कि जो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता थी उस पे कुलीन वर्ग का और चर्च का था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। जब वही क्रांति होने लगी, लड़ाई होने लगा, तो ये संरचना थी इसको बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। यानी कि इन सारे चीजों पे किसका अधिकार हो, इस पर बहस होने लगी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। किसने किया है? राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात, यानी कि युद्ध के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। यानी कि सिर्फ राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ही नहीं, जबकि बहुत सारे लोग इस क्रांति में बहस लेने लगे। यानी कि इस युद्ध के पश्चात तो सारे लोग बातचीत करने लगे। आगे करा कि आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पे सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार तो थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, यानी कि एक बैग, यानी कि जल्दबाजी में ना हो, बल्कि धीरे धीरे यह बदलाव हो। और एक खेमा मानता था कि समाज का मूल पुनर्गठन जरूरी है। यानी कि यह एक खेमा का मतलब एक समूह है, चाहता था कि समाज का जो अमूल यानी कि जो मूल चूल परिवर्तन है वह पुनर्गठन किया जाए। कुछ रूढ़िवादी यानी कि कुछ विचारे पुराने विचार के लोग थे, जो कुछ उदारवादी या कुछ आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल साधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। फिर कह रहा है कि यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है। यानी कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर शब्दों का जो अर्थ होता है वह हर एक काल में, हर समय में एक जैसा नहीं होता है। और इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो राजनीतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाजें, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया जाए।
रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। इसका नीचे का पॉइंट है यानी कि 1.1 का है करक उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। यानी कि अब तीनों के बारे हम अच्छे से जानेंगे कि रूढ़िवादी क्या है, उदारवादी क्या है। और उदारवादी तो हमने पिछला में पढ़ा ही था कि आज़ादी और कानून को सबको एक समान मानने वाला। रूढ़िवादी का मतलब होता है यानी कि जो पुरानी परंपराओं से बधी हो। और रेडिकल यानी कि अब इसके बारे में हम जानेंगे। कि समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। कि क्या आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी था। यानी कि जो क्या करा वंश आधारित यानी कि जो वंश पे आधारित, जैसे राजा का पुत्र राजा होता है तो इस अनियंत्रित सत्ता के वो क्या थे, वो विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्ति और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी नागरिक वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए। यानी कि जिसके पास अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है वही वोट देने के अधिकारी हैं। फिर करें कि इसके विपरीत रेडिकल समूह एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यानी कि इस तरीके कोई भी अधिकार हो तो वो उसके खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। फिर कह रहा है कि रूढ़िवादी तबका यानी कि समूह रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे और पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तनों के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। अतीत का यानी अतीत मतलब जो बीत चुका है उसका सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विधियों विचारों के बीच काफी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। यानी कि जो उस समय उथल पुथल राजनीतिक के समय हुई थी तो उन संभावनाओं को क्या किया इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था। अब हमारा दूसरा पॉइंट है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि किस तरीके से हमारे उद्योग धंधे और औद्योगिक समाज में परिवर्तन आए और समाज में परिवर्तन आए। कहा कि ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक बन गया, यानी कि यह नया हो गया और यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, यानी कि यह कब का समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण के
औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। यानी कि इतना परिवर्तन हो गया कि जो भी औरतें, आदमी थे, बच्चे थे, सबको कारखाने में ला दिया। यानी कि काम करने के लिए काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी। यानी कि काम के घंटे और पाली यानी कि 1 घंटे में भी लंबी होती थी और पाली बहुत लंबी, यानी कि समय, काम करने का समय बहुत लंबा होता था और मजदूरी बहुत कम थी। यानी कि जब अत्यधिक मात्रा में लोग रहेंगे और काम कम रहेगा तो क्या होगा, काम के घंटे बढ़ते रहते थे लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। क्या करा कि बेरोजगारी आम समस्या थी, यानी कि कोई खास बात नहीं थी, एकदम आम बात थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आने लगी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जाने पर तो बेरोजगारी और भी बढ़ गई। यानी कि जैसे ही औद्योगिक वस्तुओं की मांग गिरा, यानी कि जो भी उद्योग धंधे थे या कारखाने थे, उन वस्तुओं में जो भी उत्पाद होते थे उनकी मांग में क्या हुई, गिरावट आने लगी। लोग उसे पसंद नहीं करते थे या कम उत्पादित होता था। इससे से क्या हुआ, बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। ये वही एक देखिए चित्र दिखाया गया। क्या करा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन में गरीबों की दशा उसी समय एक व्यक्ति की दृष्टि से है। यानी कि उस समय जो दशा थी एक व्यक्ति ने उसे महसूस करके एक कल्पना चित्र बनाया है। करा कि शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। यानी कि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे थे वहाँ पे आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि सभी जो उद्योगपति थे वो सभी अपने आपके मालिक बने रहना चाहते थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। वे लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। यानी कि जो जन्मजात, यानी कि जैसे राजा का बेटा राजा होता है या फिर पुलिस का बेटा पुलिस होता है, तो ये पहले था, अब नहीं है। तो इस यही करा कि जन्म के जो अधिकार होते हैं उसको वो विरुद्ध थे, यानी कि वो उसे नहीं मानते थे। कौन, उदारवादी और रेडिकल। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता से उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को, यानी कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिसके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी कि सबके पास अगर एक समान चीजें हों और सभी को बांट दिया जाए तो हमारा समाज क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है। और इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन की इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए, यानी कि उसके साथ हो गए, उन्हीं के आसपास रहने लगे। फिर कह रहा है यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलटने का प्रयास करने लगे। यानी कि जो उस समय राजा थे क्या उनका राजतंत्र खत्म करने लगे। राष्ट्रवादी राज्य कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद का शुरुआत होता है और रूसी क्रांति का शुरुआत होता है। कल से हम दूसरे पार्ट में हम यूरोप में समाजवाद का आना देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको अच्छे तरीके से पहले चैप्टर के नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।